बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर। हमारा जो कोर्स है पीपीएससी प्रिपरेशन बैच 3, उसका जो हमने सेलेक्ट किया है कि किस से स्टार्ट करना है। हमने कोर्स कौन सा कोर्स, क्योंकि 5-6 कोर्स हैं जो हमने इसके लिए डिजाइन कर रखे हैं, तो उनमें से एक कोर्स हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स का है। अच्छा, स्कूल ऑफ थॉट आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सबसे पहले तो हम देखेंगे स्कूल ऑफ थॉट होता है कि, उसके बाद हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, अगर साइकोलॉजी के अंदर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को कवर कर लेते हैं ना, स्कूल ऑफ थॉट्स को अगर साइकोलॉजी के अंदर आप लोग कवर कर लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट जो मेजर पार्ट है साइकोलॉजी का उसको कवर कर जाते हो। मेजर पार्ट ऑफ साइकोलॉजी आप कवर कर लेते हो अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को अच्छे से कवर कर लेते हो, डिटेल में कवर कर लेते हो। मिसाल के तौर पर इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी आ जाती है, इसमें आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आ जाती है, इसमें आपकी लर्निंग भी आ जाती है, इसमें आपके पर्सनैलिटी साइकोलॉजी भी आ जाती है, इसमें आपकी जो है कुछ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कुछ आ जाती है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि जब आप इसको स्कूल ऑफ थॉट्स को कवर कर लेते हो या स्कूल ऑफ थॉट्स को कर लेते हो ना अपनी साइकोलॉजी के अंदर, सॉरी एक तो मैं बताना भूल गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में इसके अंदर आ जाती है, यानी कि ये स्कूल ऑफ थॉट्स हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है ना। जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो आपको पता चलता है कि हिस्ट्री के अंदर कैसे कैसे स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप किए गए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी बहुत सी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, और जब आप उन चीजों को सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी रिवीजन हो जाएगी। और हमने ये जो कोर्स है इसको इस तरह से डिजाइन किया, हमारे नोट्स हैं इस तरह से डिजाइन किया है कि चीजों की रिवीजन होती रहे, चीजें ओवरलैप करती रहें, ये हमने जानबूझ के रखा है। मिसाल के तौर पर अगर अभी मैं आपको स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कुछ बताऊंगा तो थोड़ी देर बाद 2-3 पेजेस के बाद फिर वही चीज रिवाइज हो सकती है, उसके बाद फिर वही चीज रिवाइज हो सकती है। और इसका फायदा हमें क्या होगा, जब भी आपने किसी चीज को प्रिपेयर करना है, याद रखिएगा उसको रिवाइज किए बिना आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप उसको परमानेंट अपनी मेमोरी का हिस्सा नहीं बना सकते अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते। तो इसलिए हमने इसको कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया कि चीजें बार बार रिवाइज होती रहे। मिसाल के तौर पर अब बिहेवियरिज्म जब हम पढ़ेंगे ना स्कूल ऑफ थॉट, तो उसमें लर्निंग का सारा चैप्टर आ जाएगा। जब आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जो मैम अक्सा खान आपको पढ़ाएंगी, उसमें लर्निंग का जो चैप्टर होगा ना उसमें सारा बिहेवियरिज्म होगा। तो यहाँ पर भी आप वो लर्निंग पढ़ लोगे, जब आप लर्निंग का चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी बिहेवियरिज्म आ जाएगा। इसी तरह से जब आप सोशल लर्निंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी आप लर्निंग पढ़ लेंगे और यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ डेवलपमेंटल की थेरीज हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल की जो थेरी है जीन पियाजे की, लव विगोस्की की, वो आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, वो आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे, वो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, वो यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से चीजों की ना रिवीजन होती रहेगी और आपको लगेगा कि ये तो चीजें आपको आती हैं अगर आपने रिवाइज की। ये नहीं होगा कि पहले मंथ हमने आपको एक चीज करा दी है, उसके बाद 6 महीने उसका पूछा ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, हम चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, जो कि हमारा मेजर, हमारा वो कह सकते हैं मकसद है कि आपको प्रिपेयर करवाना। ये नहीं होगा कि आज हमने एक चीज पढ़ाई है तो 6 महीने उसका पूछना ही नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया कि चीजों की रिवीजन होती रहेगी ऑटोमेटिकली। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ थॉट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। एक बात याद रखिएगा, मुझे मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेक्ट करके। मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा इसके अंदर, तो आप लोगों ने इन्वॉल्व होना है, इंटरेक्ट करना है, आपको लाइव क्लास का फायदा पता चले क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से हर टॉपिक के बाद मैं रुक जाऊंगा और आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा। हाँ जी बोले, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है या कुछ आप अपना इजहार ख्याल करना चाहते हैं तो वो करें। ठीक है, ये नहीं होगा कि मैं आऊँ एक आधा घंटा पौना घंटा बोलूं और बोल के खत्म कर दूं, ऐसा नहीं होगा। मुझे इस तरह से, ये मैं ना इसको अप्रोप्रिएट नहीं समझता, ये टीचिंग का स्टाइल नहीं होना चाहिए कि आपको बस बोल के चले जाएं और बाद में आपको पूछे भी ना कि समझ आई या नहीं आई। मैं हर टॉपिक के बाद रुक जाऊंगा और आपसे पूछूंगा जी कोई क्वेश्चन है या आप कुछ यहाँ पर कहना चाहें, तो आप कॉन्फिडेंटली चाहे गलत ही कहें। अगर आप गलत कहेंगे, मुझे समझ आई या किसी और को समझ आई, तो वो आपको दुरुस्त करवा दिया जाएगा। ये इस तरह से ये होगा कि आप इंटरेक्ट जब करने के सोचेंगे ना, तो आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट की डेफिनेशन बता देता हूँ, उसकी एग्जांपल बता देता हूँ। फिर मैंने आप लोगों से एग्जांपल लेनी है कि स्कूल ऑफ थॉट की एग्जांपल आपके ख्याल में क्या हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कूल ऑफ थॉट। अ स्कूल ऑफ थॉट आर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। जी जी, स्लाइड्स मिलेंगी आपको, नोट्स ये जो मैं आपको नोट्स पढ़ाऊंगा ना, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम कोई बुक रेकमेंड करना चाहेंगे वो बुक भी आपको मिलेगी, डोंट वरी, हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे।
तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्कूल ऑफ थॉट और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन, आइडिया, बिलीफ और कल्चर। वो कहते हैं कि अच्छा, स्कूल ऑफ थॉट का दूसरा नाम इसको इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे इसको ध्यान में बिठा लेना। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जब कुछ लोग शेयर कर रहे होते हैं ना किसी खास ओपिनियन के लिए, आइडिया के लिए, बिलीफ के लिए या कल्चर के लिए, वो स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। किसी खास चीज के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक खास तरह का नजरिया या एक तरह का नजरिया रखते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है। एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ सेट ऑफ आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग। आइडियाज का सेट या ओपिनियंस का सेट जो कुछ लोग दे रहे होते हैं किसी चीज के मुतालिक, दैट आर शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों जब कुछ एक सेम आइडिया दे रहे होते हैं, एक सेट ऑफ आइडियाज दे रहे होते हैं, ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी चीज के मुतालिक, वो स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अर्थ इज राउंड। अब दुनिया गोल है। अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि ये बहुत से लोग इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, बहुत से लोग इसको मानते हैं। आजकल तो सभी मानते हैं, लेकिन जब ये वाली बात साबित नहीं हुई थी कि अर्थ इज राउंड, उस वक्त बोला जाता था, ये बिलीव होता था, ये अकीदा होता था बंदे का ना, लोगों का ये अकीदा होता था कि जो अर्थ है ना, यानी कि जमीन वो चपटी है, वो राउंड नहीं है, वो गोल नहीं है, वो चपटी जमीन चपटी है। तो इस वक्त कुछ लोगों का ये अकीदा था कि जमीन चपटी है, लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग कहते थे कि नहीं, जमीन जो अर्थ इज राउंड, अर्थ गोल है, जमीन गोल है। ये पैथागोरस ने आई थिंक इस बात को क्लियर किया था, और उसने ही सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ इज राउंड। अच्छा, कुछ लोग इसके हक में दलाइल देते होंगे, ये उनके अकॉर्डिंग स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग इसके मतलब के खिलाफ देते होंगे। तो अगर कुछ लोगों का किसी खास चीज के मतलब एक जैसा नजरिया है, तो वो स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पास, देयर इज नो ह्यूमन एक्सेप्ट ऑन अर्थ। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इंसान जमीन के अलावा कहीं पर मौजूद नहीं है। ठीक है, बेशुमार लोग इसके मतलब के इसको अग्री करते हैं, इसके हक में बोलते हैं कि इंसान सिर्फ जमीन पर है और कहीं नहीं है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये मैंने एक जनरल सी मिसालें दो तीन उठाई हैं। ठीक है, जब हम इसको स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैं करूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आप जनरल जो अपनी लाइफ है, अपने इर्द गिर्द से कुछ बताएं कि स्कूल ऑफ थॉट क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल दें। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक खास किसी भी चीज के मुतालिक कुछ लोगों का अगर एक खास नजरिया हो या एक तरह का नजरिया, वो स्कूल ऑफ थॉट होता है। वो कुछ भी हो सकता है। जी, बोलें जल्दी से, खुद बोलें या मैं फिर, अरुषा आप बोलें, मैं बोलता हूँ नाम आपके, अरुषा। अस्सलाम वालेकुम सर। डिफरेंट हो सकते हैं ओपिनियंस, डिफरेंट सुपरस्टिशंस भी हो सकती हैं। नहीं, कोई और आप अगर चीज, हम कोई बात मिसाल दे दें, कोई मिसाल दे दें कि मतलब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, कोई भी एक मिसाल। न्यूटन के लॉ की बात कर लें, ग्रेविटी के, तो वो भी एक अपने स्कूल डेली है। लाइफ से दे लें, अपनी डेली लाइफ से दे दें ना, मिसाल के तौर पर नमक खाने से दाने निकल आते हैं, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग इसको इसके मुतालिक मतलब इससे एग्री करते होंगे, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है ना। जी। तो आप अपनी डेली लाइफ से भी दे सकती हैं। ठीक है, एग्जांपल, हफ्सा इकबाल। सर, जैसे मैंने चैट में भी इसके हवाले से बताया है, स्कूल ऑफ थॉट आपने बताया इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी का कोई एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है। तो हम्म। अब जैसे बहुत से मज़ाहिब के लोग होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सूरज को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जी। और अगर डेली लाइफ के हवाले से देखा जाए तो इस तरह जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप नमक ज़्यादा इंटेक करते हो तो आपको एक्नी हो जाती है। तो जी। ये कुछ एक स्पेसिफिक लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, और फिर जो बाकी आने वाले लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते जाते हैं, तो वो एक प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने जबरदस्त तरीके से बताया। जी, आप लोगों को समझ आई कि एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन होती है कि कुछ लोग जब किसी चीज को लेके उसको मानना शुरू कर देते हैं या उसके बारे में बोल देते हैं कि ये ऐसा होता है, तो कुछ लोग फिर जो बाद में आने वाले हैं उसको फॉलो करते चले जाते हैं। ये एक अलग चीज है कि कुछ लोग उसकी मुखालफत भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये स्कूल ऑफ थॉट्स की सूरत में हुआ। लेकिन हम तो सिर्फ डेफिनेशन को देख रहे हैं ना, तो बहुत जबरदस्त बताया आपने एक बात। जी, हुमैरा शाहिद, आपको एग्जांपल दे दें, जैसे उन्होंने सूरज वाली एग्जांपल दी।
अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरज को वो अपना खुदा मानते हैं। जी जी सर, इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये कल्चरली भी स्कूल ऑफ थॉट होते हैं ना डिफरेंट। जैसे कि मेल डोमिनेंट सोसाइटीज होती हैं तो उसमें इस चीज को हमेशा से इसी तरह से परस्यू किया जाता है कि जो मेल है वो ही हमेशा डोमिनेंट रहेंगे और फीमेल्स डोमिनेंट नहीं हो सकती। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसे जियोग्राफिकली भी देख सकते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना कि कल्चर भी इसमें आता है। तो अगर जी हम जी जियोग्राफिकली इसको देखते हैं तो तब मेरे ख्याल में स्कूल ऑफ थॉट इस तरह से भी हो सकता है डिफरेंट। जी जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। जैसे फेमिनिज्म ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, फेमिनिज्म ठीक है। जी मस्कुलिनिज्म ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियलिज्म ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, इसके साथ साथ इस्लामिनिज्म ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो के जिसके मुताले कुछ लोग एग्री करते हो या जो एक ट्रेडिशन के तौर पर जिसको माना जा रहा हो वो स्कूल ऑफ थॉट होता है। वो सही है या वो गलत है वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो सही है या गलत वो एक अलग चीज है। हम तो जस्ट एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि स्कूल ऑफ थॉट बन कैसे जाता है। ठीक है, आई होप के समझ आ गई होगी सबको। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर इसकी एग्जाम्पल ये भी तो हो सकती है ना, जैसे कि पाकिस्तान बनने के लिए दो कौमी नजरिया पेश किया गया कि हिंदुस्तान और मुसलमान अलग, यानी हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके जो नजरियात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो फिर इसकी बेस पे पाकिस्तान जो वजूद में आया। जी जी बिल्कुल, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैं तो इसको स्कूल ऑफ थॉट ही कहूंगा। मैं तो इसको मानूंगा कि ये स्कूल ऑफ थॉट है बिल्कुल। ठीक है, और बाद में जो बाद में ये सबसे पहले बात की, फर्ज करें सपोज के आई थिंक ये मौलाना जफर अली खान ने ये बात की थी, लेकिन उसके बाद उन्हीं की ट्रेडिशन को लेके चले कायदे आजम, लामा इकबाल, उसके बाद उनके साथ पता नहीं कितने लोग उस ट्रेडिशन के साथ मिलते चले गए कि यार ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, ये चीज ऐसे है कि ये दोनों कौमें एक जगह पे नहीं रह सकती। ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, ये उसका उस किस पर्सपेक्टिव में बोला जा रहा है या किस एरिया में बोला जा रहा है ये एक अलग चीज है, लेकिन है तो वो स्कूल ऑफ थॉट। मैं इसको मानूंगा ये स्कूल ऑफ थॉट ही था। तो सर इसका मतलब ये भी है कि किसी का कोई एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है या एक नज़रिया होता है, और फिर जब उस आइडिया को लोग फॉलो करें तो फिर वो स्कूल ऑफ थॉट बन जाते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे? जी कह सकते हैं, अगर वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ जी ऐसा ही होता है तो फिर वो स्कूल ऑफ थॉट बनेगा, यही डेफिनेशन है उसकी। ठीक है सर। जैसे ये विलियम वुड ने ये जो स्ट्रक्चरलिज्म अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ये विलियम वुड ने दिया था ना अकेला, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करके उसको देख रहे होते हैं, तो बाद में आने वाले लोगों ने बोला हाँ जी ये सही बात, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही किया उन्होंने फिर बाद में। ठीक है, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया। आपने सही बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब साइकोलॉजी के अंदर इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे दूं, शायद आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म proposes that the structure of a conscious experience could be understood, ये समझा जा सकता है by analyzing the basic elements of mind। वो कहता है कि हम जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ना उसको समझ सकते हैं कैसे, अगर हम उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर लें। ये एक उसका उनका नजरिया था और इसको उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट का नाम दे दिया। ठीक है, कि हम इसको अगर हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को इसकी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हमें माइंड के डिफरेंट एलिमेंट्स को समझना होगा। देन वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, इस तरह से हम ह्यूमन को स्टडी कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये उनका नजरिया था जिसको उन्होंने स्कूल ऑफ थॉट का नाम दे दिया। बाद में बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर, जिनकी एक तारीख है, जिन्होंने बहुत अपना अहम रोल प्ले किया। ठीक है, साइकोलॉजी की तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। आजकल वैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं आप लोगों से कि आजकल कौन सा मॉडल चल रहा है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है ज्यादा, जो ट्रेंडिंग है? मिसाल के तौर पर जब बिहेवियरिज्म आया तो उस वक्त बिहेवियरिज्म को बहुत माना जाता था, यानी कि बिहेवियरिज्म की आज भी बिहेवियरिज्म को बहुत वैल्यू हासिल है। बिहेवियरिज्म कमाल का स्कूल ऑफ थॉट है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितना कमाल का स्कूल ऑफ थॉट है। जी, आजकल किसी को आइडिया कौन सा मॉडल चल रहा है? सर आई थिंक सो, वैसे तो सारे ही थेरेपीज में देखें तो साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है, इन सब पे काम हो रहा है। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, और इसके अलावा जो पॉजिटिविज्म है जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं, आई थिंक सो इस पे ज़्यादा काम चल रहा है।
जी आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है। ये भी नया ही स्कूल ऑफ थॉट है, नई ब्रांच निकली है अभी, लेकिन ये कि इस पे बहुत काम हो रहा है। आजकल जो ट्रेंडिंग मॉडल है ना, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, डील करने के लिए, वो है बायो साइको सोशल मॉडल। बायो साइको सोशल मॉडल, इसके अंदर 3 चीजें हैं। इसमें हमारी बायोलॉजी भी है, इसमें हमारी साइकोलॉजी भी है, इसमें हमारी सोशियोलॉजी भी है। तो ये वाला मॉडल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, यानी कि इस पर ज्यादा आजकल काम हो रहा है और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो हम उसकी बायोलॉजी भी समझ रहे होते हैं, उसकी जो साइकोलॉजी उसको भी समझ रहे होते हैं। यानी कि अगर फर्ज करें किसी इंसान को हमने समझना है, उसको देखना है डिसऑर्डर वाइज, उसको समझना है हमने, तो फिर उसकी हम सोशियोलॉजी भी देख रहे होते हैं कि इसका एनवायरनमेंट कैसा है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसके साथ साथ इसकी बायोलॉजी कैसी है। ठीक है, उस तो समझ आई आप लोगों को? ठीक है, बायोसाइको सोशल मॉडल आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि बायोसाइको सोशल वो एक मॉडल है, स्कूल ऑफ थॉट है या एक मॉडल है? इन दोनों में कोई फर्क? जी जी, आप कह सकती हैं कि स्कूल ऑफ थॉट भी उसको कहा जा सकता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि ये एक मॉडल के तौर पर इसको यूज किया जाता है। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि एज अ स्कूल ऑफ थॉट भी इसको लिया जाए तो कुछ गलत नहीं है। सही, बिहेवियरिज्म के अंडर भी आ सकता है कि अगर हम उसको देखें तो। बायो साइको सोशल को जी सर। अ, आप किस पर्सपेक्टिव में कह रही हैं? कैसे आपको लगता है कि उसके अंदर आ सकता है? सर इसमें सोशियोलॉजी जब हम देखते हैं तो हम्म इंटरेक्शंस की बात हो रही होती है ना, तो जो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है वो बेसिकली फॉल करता है ना बिहेवियरिज्म में, कि उसी के हम्म जो है जो हमारा रिफ्लेक्ट जो हम कर रहे होते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है ना, जैसा हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। जी जी तो जी, सही है। ये आ सकता है या नहीं आ सकता ठीक है? है, आप अगर तो इंटरेक्शन, ठीक है, सोशियोलॉजी की जब बात होती है तो ठीक है, इंटरेक्शन की बात होती है तो जी कह सकते हैं। इंटरेक्शन में फिर हमारा बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियर के पीछे फिर बिहेवियरिज्म पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के कुछ की पॉइंट्स हैं, मैंने निकाले हैं एज अ समरी, आप इसको समझ सकते हैं। ये आपको बताने का मकसद ये होगा स्टार्ट में, ताकि आपका थोड़ा सा माइंडसेट उस तरह तरीके से बन जाएगा जब आपकी चीज यानी कि फेमिलियर हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है हमारे माइंड की, कि जब हम चीजों को समझना है ना हमें, तो पहले उसको फेमिलियर कर लो अपने माइंड को ना उन चीजों से। फिर जब अगली दफा आपके सामने वो चीजें आती है ना, तो आपको समझने में आसानी हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करने में बड़ा इजी फील करता है हमारा माइंड। तो देखते हैं कौन सा पॉइंट है जी। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस दैट सीक्स टू एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस। एक तो आपने चीज याद रखनी है, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की जाती है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के अंदर। दूसरा, एलिमेंट्स के माइंड के एलिमेंट्स को एनालाइज करने की बात की जाती है। सच एज, वो एलिमेंट्स कौन से हैं? सेंसेशन, ठीक है, मेंटल इमेजेस, इसके साथ साथ फीलिंग्स, एंड हाउ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस। वो कहता है एक तो चीज ये है कि आपने एलिमेंट्स को समझना है माइंड के, ठीक है, एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वो एलिमेंट्स मिलके किस तरह से एक प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस दिखा रहे होते हैं, या कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं मिलके। ठीक है, एक तो माइंड के एलिमेंट्स को समझना है, पहली चीज कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड करके समझेंगे। एक क्वेश्चन, एक लाइन में से, एक क्वेश्चन में से हम बहुत से क्वेश्चन निकालेंगे। कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, एलिमेंट माइंड के एलिमेंट्स को समझने की बात की जाती है। एलिमेंट्स, सेंसेशन, मेंटल इमेजेस और फीलिंग्स। अच्छा, एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो तमाम हमारे जो काम जो हमारे माइंड के अंदर हो रहे होते हैं वो हमारे मेंटल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स मिलके कैसे एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस बना रहे होते हैं, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, स्ट्रक्चरलिज्म वाज फाउंडेड बाय विलियम वुंड who used control methods such as introspection to break down consciousness to its basic elements without sacrificing any of the properties of the whole। वो कहता है कि जो इसने दिया था, विलियम वुड ने दिया था, इसने कंट्रोल मेथड इजाद किया था इसको स्टडी करने के लिए, जिसको इंट्रोस्पेक्शन बोला जाता है, जिस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, आगे जाके हम देखेंगे। वो कहता है इसने क्या किया, इसके थ्रू ब्रेक डाउन कर दिया कॉन्शियसनेस को, यानी कि उसके एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, विदाउट, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल। उसने होल की कोई भी प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस नहीं किया जब उसको मतलब कि डिवाइड किया उसने, या कॉन्शियसनेस को उसने डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश की। उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना, या उसकी होल की जो प्रॉपर्टी थी, आप इसको होल को इस तरह से समझ लो कि वो जो ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस था, या ओवरऑल जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो बंदा, या माइंड में जो सोच रहा है,
उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। जब उसने माइंड को डिवाइड किया ना, माइंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एलिमेंट्स में डिवाइड किया, तो उसके एक्सपीरियंस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा होता है ना बाज दफा जब हम किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है, जो एंड प्रोडक्ट होती है वो भी डिवाइड, मतलब कि वो भी चेंज हो जाती है। आप इसको इस तरह से समझ लो कि उसने जब इस चीज को स्टडी करने की कोशिश की एलिमेंट्स के थ्रू, तो उसने बोला कि जो होल की प्रॉपर्टी है या इसका होल एक्सपीरियंस है, होल का एक्सपीरियंस है या फिर इसकी आउटकम है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज इसको ध्यान में रखिएगा। बाज लोग इस पे क्वेश्चन उठा देते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म वाज फर्दर डेवलप्ड बाय वोन्स स्टूडेंट। बाद में जो एबी टिचनर है इन्होंने बहुत काम किया इस पर। कैसे काम किया वो भी हम देखेंगे। टिचनर प्रपोज 3 एलिमेंट्स, एलिमेंट्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसने 3 एलिमेंट्स दिए थे। पहला एलिमेंट सेंसेशन, दूसरा एलिमेंट है इमेजेस, तीसरा एलिमेंट है अफेक्शंस। ठीक है, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। सेंसेशन के अंदर जैसे हम चीजों को सेंस कर रहे होते हैं, यानी कि साइट देखना, साउंड सुनना, टेस्ट चखना। ठीक है, इमेज कंपोनेंट्स ऑफ थॉट, ये थॉट्स होती हैं हमारी, यानी कि हम जब भी कुछ सोच रहे होते हैं, अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं तो आप देखेंगे आप उनको इमेजेस में सोच रहे हैं। आप ये नहीं है कि वर्ड्स में सोच रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं आपके माइंड में। उसके बाद अफेक्शंस की बात करता है, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। अफेक्शन यानी कि हमारा जो लगाव होता है किसी चीज की तरफ, अटेंशन होना, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस इनको बोला गया है। ये इसके कुछ की पॉइंट्स है। स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ इतना सा ही है। ठीक है, ये मतलब कि ये की पॉइंट्स है उसके, और कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी बोला जाता है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है बेसिकली जो विलियम वुंट हैं, लेकिन इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, इनको क्यों कहा जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो की पॉइंट्स तक? सर ये जो इंट्रोस्पेक्शन आपने बताया, ये फिर आगे डिटेल में आप बताएंगे? जी जी जी, डिटेल, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट आपको फेमिलियर करवाया है कि ये चीजें हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा ठीक है सर। जी, फादर ऑफ, यहाँ पर हम चूंकि विलियम वुड ने इसको दिया था तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी सीखने को, समझने को, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएंगी वो चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम वुड इज द मैन मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, ज्यादातर लोग इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे फिर सवाल एक रेज होता है कि व्हाई वुंट कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, इसी को क्यों बोला जाता है? और भी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पर काम किया है, इसको क्यों बोला जाता है? ये आपसे भी सवाल हो सकता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है, या आपके कोर्स वर्क में कहीं भी पूछा जा सकता है, क्लास में डिस्कशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आंसर आपने करना है। क्या आंसर करना है? अच्छा, अदर पीपल सच एज हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज, ये कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था साइकोलॉजी में। गुस्ताव फेचनर, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। क्या किया ये भी देखेंगे। अर्नेस्ट वेबर भी हैं जिन्होंने काम किया था, यानी कि फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। वर इन्वॉल्व इन अर्ली साइंटिफिक साइकोलॉजी रिसर्च, ये जो अर्ली साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हुई हैं या साइकोलॉजी जब स्टार्ट हो रही थी उस वक्त ये इन बंदों ने भी काम किया था। तो फिर उसी को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी? ठीक है, so why they are not credited as the father of psychology, इनको क्यों नहीं बोला गया, सिर्फ उसी को क्यों बोला गया? ठीक है, उनको क्यों बोला गया है देखते हैं। What is best or this distinction because of his formation of world's first experimental lab, ये है जी आंसर इस क्वेश्चन का। इसको क्यों बोला जाता है? इस बंदे ने दुनिया की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई जब उस वक्त समझ लें कि एक सेपरेट फील्ड के तौर पर साइकोलॉजी को मानना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, उससे पहले शायद नहीं माना जाता था, इसी वजह से इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। जब इसने बुनियाद रख दी ना एक्सपेरिमेंटल लैब की, तो उस वक्त से फिर इसकी समझ लें कि एक प्रॉपर तरीके से इब्तिदा हो गई थी। That's why इसको कहा जाता है father of psychology, which is usually noted as the official start of psychology as a separate and distinct science. इसके बाद वो कहते हैं कि समझ लें कि ये ऑफिशियल स्टार्ट था साइकोलॉजी का एज सेपरेट फील्ड और साइंस। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों बोला जाता है इसको। अच्छा, by establishing a lab that utilized scientific methods to study the human mind and behavior, Wundt took psychology from a mixture of फिलॉसफी एंड बायोलॉजी। अगर आपसे ये, अच्छा ये जो है ना ह्यूमन माइंड को समझा जाता था, उसके बिहेवियर को समझा जाता था, वो कहते हैं कि इसने जो साइकोलॉजी को लिया है ना, कहाँ से लिया है? वो कहता है कि फिलॉसफी और बायोलॉजी से इसको लिया गया है। ये भी क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, कि साइकोलॉजी को बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है?
फिलोसफी और बायोलॉजी, एंड मेड इट अ यूनिक फील्ड ऑफ स्टडी, और बाद में इसको एक यूनिक फील्ड बना दिया गया जब मतलब कि इसको निकाला गया। बहुत पहले ऐसा होता था कि जो साइकोलॉजी के टॉपिक्स है ना वो फिलोसफी में समझे जाते थे, फिलोसफी के अंदर उसको स्टडी किया जाता था। जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इनका एक स्टूडेंट भी है यहाँ पर है जो जी स्टैनले हॉल, हाँ, उन्होंने जिन्होंने ये एपीए की बुनियाद रखी थी। ये वाले जो थे ना, इनकी जो फर्स्ट पीएचडी कही जाती है साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन वो टॉपिक था फिलोसफी का। ठीक है, पहले साइकोलॉजी फिलोसफी के अंदर ही डिस्कस होती थी, लेकिन बाद में इनको सेपरेट एक फील्ड का नाम दे दिया गया जब लैब्स वगैरह इनकी बनी। अच्छा, इन एडिशन टू मेकिंग साइकोलॉजी अ सेपरेट साइंस, वुंट आल्सो हैड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट ऑन टू बिकम इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट। एक तो ये इन्होंने किया, उसके बाद इसके मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, उनमें ईबी टीचनर हैं सबसे पहले तो, वाज रिस्पांसिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग स्कूल ऑफ थॉट नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। एक और मजे की चीज आप लोगों को बता दूं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ये जो नाम है स्ट्रक्चरलिज्म, ये इसका नहीं है, इसने नहीं दिया था, विलियम वुड ने नहीं दिया था, ये ईबी टीचनर ने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म इसको। ये कैसे दिया था ये भी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला स्टूडेंट है उनका जेम्स मकीन कैटल, बिकेम द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पहले प्रोफेसर थे जेम्स मकीन कैटल। इसमें 3 क्वेश्चन है आपके पास। एक तो ये कि इसका स्टूडेंट विलियम वुड का स्टूडेंट है या नहीं है, जेम्स मकीन कैटल उसका स्टूडेंट है। दूसरा, ये साइकोलॉजी का पहला प्रोफेसर कौन था अमेरिका के अंदर, जेम्स मकीन कैटल। तीसरा ये है कि साइकोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट प्रोफेसर वो कहाँ के थे। एक तो ये फर्स्ट प्रोफेसर कौन था और कहाँ थे, कहाँ बने थे अमेरिका के अंदर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जी स्टैनले हॉल एस्टेब्लिश द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब इन द यूएस। और जो जी स्टैनले हॉल है, इन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब अमेरिका के अंदर इन्होंने डेवलप की थी, इन्होंने बिल्ड की थी यूएस के अंदर। ठीक है जी, उन्होंने तो लिप्जिग जर्मनी में की थी ना विलियम वुड ने फर्स्ट लैब, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल लैब फर्स्ट है अमेरिका के अंदर वो जी स्टैनले हॉल ने कायम की थी। ये 3-4 चीजें यहाँ पर। एक तो ईबी टीचनर इनके शागिर्द थे और स्ट्रक्चरलिज्म पर इन्होंने काम किया था। जेम्स मकीन कैटल हैं, वो फर्स्ट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के। कहाँ थे ये, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जी स्टैनले हॉल ने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब साइकोलॉजी की बनाई थी अमेरिका के अंदर। उसके बाद ये उनके शागिर्द भी हैं। ठीक है, विलियम वुंड के। आगे बढ़ते हैं, द लाइफ ऑफ विलियम वुंड। यहां तक किसी को कोई इशू है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तक, यहां तक अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है तो। मुबशरा कह रही है रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, अभी रिकॉर्डिंग होने तो दें, अभी कंप्लीट होने देना, 20 मिनट पड़े हैं जी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। हम कोशिश करेंगे, ये देखिए हम कोशिश करेंगे जो हम लाइव क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं ना, आपको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम यहीं पर उसको रिवाइज कर करके आपकी मेमोरी में बिठाते जाएंगे साथ साथ। इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली लैब बनाई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, विलियम वुड को। ठीक है, इन्होंने साइकोलॉजी को कहाँ से, मतलब साइकोलॉजी की बुनियाद कहाँ से रखी है? इन्होंने फिलोसफी और बायोलॉजी से लिया गया है साइकोलॉजी को, अगर ये पूछा जाए तो। उसके बाद ये इनके जो शागिर्द थे ईबी टीचनर, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पर काम किया, नाम दिया था इनको। उसके बाद जेम्स मकीन कैटल फर्स्ट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जी स्टैनले हॉल ने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब कायम की थी अमेरिका के अंदर। उसके बाद लाइफ ऑफ विलियम वुंड। सर यहाँ जो ये कैटल को बताया जा रहा है, ये वही कैटल है जिन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी? नहीं, वो और कैटल है। अच्छा, ठीक है जी। The life of William Wundt. William Wundt was a German psychologist who established the very first psychological laboratory. अब देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया ना, अब ये है कि आपको फिर वो चीजें थोड़ी सी रिवाइज होती जाएंगी साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट लैब थी। अब यहाँ पर उन्होंने हमने डेट भी लिखी है ताकि आपको वो तो चीज पता चले, साथ डेट और कहाँ पर हुई थी, जर्मनी के अंदर। ठीक है, और लिप्जिग के अंदर। This event is widely recognized as the formal establishment of psychology. इसको अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मली साइकोलॉजी को कब एक सेपरेट साइंस या सेपरेट फील्ड माना गया? तो आप कह सकते हो 1879 के बाद, जब मतलब कि लेबोरेटरी कायम हुई। Among his many distinctions, इसके बहुत से जो ऑनर्स हैं उनके अलावा वो कहते हैं Wundt was the very first person to refer to himself as a psychologist. ये पहला बंदा है जिसने खुद को साइकोलॉजिस्ट बोला था। ये भी आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये कि फॉर्मली इसकी इब्तिदा कब हुई थी, जब लैब कायम हुई थी 1879 के अंदर। दूसरा ये कि पहले साइकोलॉजिस्ट खुद को किसने बोला था, वो थे विलियम वुंड।
He is often associated with the school of thought known as structuralism. इनको structuralism के साथ जाना जाता है क्योंकि ये फाउंडर है उसके, ठीक है। Although it was his student at E.B. Titchener who was truly responsible for the formation of the, अब ये देखिए यहाँ पर आ गया ना कि E.B. Titchener ही है बेसिकली सर रिस्पॉन्सिबल इस स्कूल ऑफ थॉट को डेवलप करने का। इन्होंने जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था उसका नाम कुछ और था, वो नाम क्या था वो भी हम देखते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले बोला कि विलियम वुड ने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का उन्होंने दिया तो है लेकिन नाम नहीं, ये वाला नाम उन्होंने नहीं दिया स्ट्रक्चरलिज्म, ये नाम दिया था E.B. टिचनर ने, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया था वो हम देखते हैं आगे जाकर। अच्छा, वुड आल्सो डेवलप्ड अ रिसर्च टेक्निक नोन एज, ये इंट्रोस्पेक्शन का एक मेथड है जो डेवलप किया था विलियम वुड ने किया था, ठीक है जी। in which high trained observers would study and report the content of their own thoughts। इसके अंदर जिन वो लोग जिनको हाईली ट्रेन किया जाता था। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड, इसका एक ये भी इशू था कि इसको हर कोई यूज नहीं कर सकता था, इसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ता था, ठीक है। ये भी चीज भी किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या हर बंदा उस वक्त यूज कर लेता था, तो आप कहेंगे नहीं, इस वक्त इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब एक मजे की और बात मैं आपको बताऊं, जो बिहेवियरिज्म डेवलप हुआ है ना वो भी इस वजह से डेवलप हुआ है कि इसको हर बंदा यूज नहीं कर सकता था इंट्रोस्पेक्शन को। अब उसको डेवलप करने वाले हैं जेबी वॉटसन है ना, बिहेवियरिज्म को डेवलप करने वाले। तो उन्होंने जब इंट्रोस्पेक्शन को एक्सपीरियंस करने की कोशिश की ना, तो उनको ना वो ये इस्तेमाल नहीं करना है इंट्रोस्पेक्शन। जब ये हम बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कि इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने यूज करने की कोशिश की, इसको इसके साथ काम करने की कोशिश की, तो वो इसको सही से इस्तेमाल ही ना कर सके, उनको करना ही नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला यार अगर मैं इसी चक्कर में रह गया तो मैं तो मुझे तो कोई नहीं जानेगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो फिर उन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ थॉट अलग से डेवलप कर दिया जेबी वॉटसन ने, जिसका बिहेवियरिज्म उन्होंने नाम रखा, ठीक है। ये उनके जो है ना हिस्टोरियन जो उनके साथी थे उनका कहना था, कोलीग्स का कहना था कि जेबी वॉटसन को इंट्रोस्पेक्शन यूज नहीं करना आता था, इसलिए वो बिहेवियरिज्म की तरफ चला गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विलियम वुड्स करियर इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने कैसे आगे क्या काम किया, किस तरह से किया, वो देखते हैं। विलियम वुड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग विद द डिग्री इन मेडिसिन। अच्छा, इसकी डिग्री जो मेडिसिन में है याद रखिएगा। He went on to study briefly with Johannes Muller and later with the physicist Hermann Van। इन दोनों के साथ इसने काम किया, ठीक है, इन दोनों के साथ, मुलर के साथ और हेल्महोल्ट्ज के साथ। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। यूनिवर्सिटी का भी याद रखिएगा, ये वाली चीजें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये हाईलाइटेड ही आपको मिल जाएगा, हाईलाइटेड नोट्स ही मिल जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, Wundt's work with these two individuals is thought to have heavily influenced his later work in experimental psychology। इसका जो वर्क है वो कहते हैं कि बाद में इन्फ्लुएंस हुआ है इनका जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर वर्क था ना। Wundt later wrote the principles of psychology। इन्होंने बाद में बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 1874 के अंदर, which helped establish experimental procedure in psychological research। जिसने बहुत हेल्प की साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, विलियम वुड ने 1874 के अंदर, ठीक है। इस बुक ने साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के अंदर बहुत हेल्प की। After taking a position at the University of Leipzig, Wundt founded the first experimental lab। ये देखिए यहाँ पर फिर रिपीट हो गया, लिप्जिग यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने लैब फाउंड की, ठीक है। Although another psychology lab already existed। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर समझने वाली है कि although another laboratory already existed, एक पहले से एक लैब मौजूद थी, ठीक है। वो किसने बनाई थी? वो विलियम जेम्स ने बनाई थी। पहले से एक लैब मौजूद थी जो विलियम जेम्स ने बनाई थी 1874 के अंदर। लेकिन उस लैब का इशू ये था, लैब वाज फोकस्ड ऑन ऑफरिंग टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन रादर देन एक्सपेरिमेंटेशन। वहां पर सिर्फ टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी, वो कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी। साइकोलॉजी की एक लैब इसकी लैब से पहले भी मौजूद थी। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये आपको इंटरव्यू में भी फंसा सकती है, ये आपको पेपर में भी, कि विलियम जेम्स ने जो है विलियम वुड से पहले ही एक लेबोरेटरी बना दी थी 1874 के अंदर, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, वो सिर्फ टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए लैब थी। है वो साइकोलॉजी लैब ही कहलाती, वो साइकोलॉजी लैब ही है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी, ठीक है। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? सर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वहाँ पे क्या होता था टीचिंग से रिलेटेड? साइकोलॉजी यानी की कि टीचिंग? जी आप साइकोलॉजी की टीचिंग नहीं कह सकते, आप टीचिंग का कह सकते हैं। जैसे बिहेवियरिज्म के अंदर या लर्निंग के अंदर आती है ना चीजें, टीचिंग और लर्निंग, आप प्रेजेंटेशंस कह सकते हैं।
कि सर कैसे मैं पढ़ाया जाता है? बता सकती हूँ कि टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन सर ये जी जी थेरेपीज़ की होती है ना डिफरेंट, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन है तो उसको किस तरह से अमल में लाया जा सकता है। तो जी जी। साइकोलॉजी की जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं उसमें थेरेपीज़ को अप्लाई करने के तरीके बताए जाते हैं। तो उस लैब में आई थिंक सो यही करवाया जाता है। आप दोबारा बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट गई है। सर मैं ये बता रही थी कि साइकोलॉजी में जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं ना, उसमें थेरेपीज़ डिफरेंट जो होती हैं छोटी-छोटी, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं हम आपकी पहले। आपकी 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 आवाज कट गई, दोबारा बोलें आप। सर मैं मैसेज कर दूँ? नहीं नहीं, आप बोलें बोलें, ऐसे ही बोलें। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस होती है ना साइकोलॉजी में, जी मेरे ख्याल में वो जो थेरेपीज़ होती हैं, जैसे हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे थे, जी। कि आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं ठीक हूँ? तो उसमें ये है कि वो थेरेपीज़ को अप्लाई करने के मेथड्स बताए जाते हैं और उनको जो है एक तरह से रिहर्सल करवाया जाता है साइकोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस में। उसको थेरेपीज को? जी, जी, जैसे इंट्रोस्पेक्शन है, जी तो जी उन उन जैसे आपने बताया कि उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है ना, तो जी। मेबी ये वो हो। अगर क्या मैं नहीं, ठीक कह रही हूँ? उस वक़्त तो थेरेपीज़ नहीं थी ना, उस वक़्त तो थेरेपीज़ थी नहीं। बाकी अगर जी। आपने कहीं से पढ़ा है तो आप मुझे इसका रेफ़रेंस दें और बताएँ, कहाँ से आपने सोर्स बताएँ कोई, सर अगर आपने मैं कहीं से। नहीं सर मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ। मैं आपसे क्लियर नहीं, करना नहीं, चाह रही हूँ जहाँ कि तक मैंने पढ़ा है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मेरे नॉलेज में है, टीचिंग डेमोंस्ट्रेशन का यही मतलब है कि आपको टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं। यानी कि प्रेजेंटेशंस, वे टू प्रेजेंट द थिंग्स, ठीक है? ये वाली चीज़ बताई जाती थी। जहाँ तक मैंने जी, जी। इसको सर्च किया है। बाकी अगर किसी और के नॉलेज में है तो मुझे फिर लिंक भी बताएँ, सोर्स भी बताएँ। जी, जी, मुबशरा, आपने बिल्कुल। हैंड रेज़ किया है? मुबशरा। यस सर, ये दरअसल था, ये टीचिंग का स्कूल समझ लीजिए, एक तरह से टीचर्स को ट्रेनिंग के तौर पर पढ़ाना और सिखाना, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है। जी, जी, आपने कहीं से पढ़ा है? या यस सुना सर, है किसी ड्यूरिंग द टीचर? लेक्चर मैंने जो है वो सुना था, तो मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया। अपने लेक्चरर जितने भी हैं उनसे मैंने जब ये डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने मुझे तो यही बताया था कि समझ लीजिए स्कूल ऑफ टीचिंग जो है ना वो इससे रिलेटेड उन्होंने काम किया था। फिर बाद में इसको जो है ना वो इस पर वर्किंग मजीद हो गई। जी, जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच मुबशरा। जी, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्टडिंग विद वोंट, जी स्टेनले हॉल फाउंडेड द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल लैब। ये देखें, अब यहाँ पर एक और चीज आपको रिवाइज हो गई है, रिपीट हो गई है कि जी स्टेनले हॉल ने, मैंने ऊपर भी आपको काफी दफा बताया कि जी स्टेनले हॉल ने पहली एक्सपेरिमेंटल लैब अमेरिका के अंदर इन्होंने बनाई थी 1883 के अंदर। यहाँ पर तीन चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जो आपको फंसा सकती हैं। एक तो ये कि पहली लैब किसने बनाई थी? एक्सपेरिमेंटल लैब अगर पूछा जाएगा तो वो विलियम वुड ने बनाई थी। अगर पहली लैब, साइकोलॉजी की पहली लैब बोला जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ना लगा हो, तो फिर वो विलियम जेम्स होंगे। और अगर ये पूछा जाएगा पहली एक्सपेरिमेंटल लैब अमेरिका के अंदर किसने बनाई थी, तो वो फिर जी स्टेनले हॉल होंगे 1883 के अंदर। ये बात अपने जहन में रखनी है, ठीक है? अच्छा, अब आप ये वाली चीज को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो मैं अक्सर करता होता हूँ। यहाँ पर चले मैं इसको टाइप करता हूँ कि अब 1874 के अंदर बुक लिखी थी इसने, वुंट ने, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। लेकिन 1884 के अंदर ही लैब बनाई थी किसने? जेम्स ने, ठीक है? ये वाली चीजें दोनों आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि वुंट ने इसमें बुक लिखी थी जो हमने ऊपर पढ़ा है। कहाँ गई वो बुक? हमने पढ़ा है ना, हाँ जी, ये पढ़ी है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 1874 के अंदर। और जो लैब विलियम जेम्स ने बनाई थी वो भी 1874। इसको रिलेट करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? कि वुंट ने यहाँ पर बुक लिखी थी, उसी साल जेम्स ने लैब बनाई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं थी। ये आपको किसी हद तक हेल्प कर सकती है, ठीक है? और फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब बनाई थी इसने अमेरिका के अंदर, जी स्टेनले हॉल ने, और उसने लिप्जिग जर्मनी के अंदर। Structuralism is regarded as the very first school of thought in psychology. He believed that psychology was a science of conscious experience. इसका कहना था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये जो भी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो साइकोलॉजी को उस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। ये समझने वाली चीज थी, कॉन्सेप्चुअल चीज थी
कि जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन कैसे दी है, तो हम कहेंगे कि उन्होंने अपने स्कूल के ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग दी है। जैसे अब यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की जाती है ना स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी वाज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड ट्रेन द ऑब्जर्वर्स। अच्छा, जो दूसरा अगर बिहेवियरिज्म की बात करेंगे तो वो कहता है जी साइकोलॉजी है आपकी जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसको स्टडी करना साइकोलॉजी है आपकी। हर बंदे ने हर स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी हुई है। एंड ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स कुड एक्यूरेटली डिस्क्राइब थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। ये वाली बात फिर होगी कि आपके जो फीलिंग, थॉट्स और इमोशंस को देखा जाता है इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। अच्छा, however, Wundt made a clear distinction between everyday self-observation, which he believed was inaccurate, and experimental introspection. Also, अच्छा, वो कहता है कि इसने एक क्लियर बना दी थी, डिस्टिंक्शन कर दी थी कि इंट्रोस्पेक्शन और चीज है, जो एवरीडे सेल्फ ऑब्जर्वेशन वो और चीज है, ठीक है। इसने बता दिया था कि ये दोनों चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते। मैंने जैसे ऊपर बताया कि अगर वो कहते थे कि इंट्रोस्पेक्शन यूज करनी है तो आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, हाईली ट्रेंड। According to Wundt, internal perception, इसको internal perception भी बोला जाता है। Internal perception involved a properly trained observers who was aware when a stimulus of interest was introduced। जब उनको stimulus दिया जाए तो वो aware हो, वो बंदे जो जिनको train किया जाता है, ठीक है। During his academic career, Wundt trained 186 graduate students। इसने जो ट्रेन किए थे इंट्रोस्पेक्शन को यूज करने के लिए वो थे 186 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। उनमें से 116 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो साइकोलॉजी के थे, ठीक है। ये भी आपसे चीज पूछी जा सकती है, इन दो चीजों को आपने जहन में रखना है। आगे बढ़ते हैं। Wundt प्रोसेस रिक्वायर्ड द ऑब्जर्वर टू बी कीनली अवेयर एंड अटेंटिंग ऑफ देयर थॉट्स। अब ये बता रहा है कि कैसे मतलब ये इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस होता है, वो अवेयर होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, एंड रिएक्शन टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस का जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है उससे भी अवेयर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका हाथ किसी ठंडी चीज को लगा है तो आपने उस ठंडी चीज से भी अवेयर होना है। आपने अपने माइंड के अंदर उस ठंड लगने की वजह से आपके माइंड के अंदर क्या तब्दीली आई है, अपने उससे भी अवेयर रहना है, और आपने एज इट एज बताना है कि मैं क्या फील कर रहा हूं, ठीक है। ये इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था। ऐसा इंट्रोस्पेक्शन को भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा इंट्रोस्पेक्शन को समझने में। अच्छा, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस प्रोसेस रिलाइज ऑन पर्सनल, वो कहता है कि जाहिर सी बात है इसके लिए अटेंटिव रहना पड़ता है क्योंकि ये उसी पर डिपेंड कर रहा होता है। इट इज हाईली सब्जेक्टिव। अच्छा, ये वाली चीज अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जेक्टिव मेथड है या सब्जेक्टिव मेथड है, तो आप बोलोगे ये सब्जेक्टिव मेथड है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जो सिर्फ एक बंदे की या आपकी सिर्फ परसेप्शन पे बेस करता है, उसमें कोई साइंटिफिकली प्रूफ या साइंटिफिकली वैलिड नहीं होता। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है वहाँ का ये होता है कि वो चीज़ साइंटिफिकली वैलिड हो और प्रूव्ड हो। ठीक है, वेरी गुड जी। कोई और बताना चाहे थोड़ा सा इससे डिफरेंट करके, अगर किसी के माइंड में है तो आप अपने पेपर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जो आप पेपर देते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सर इसमें जो है ना सब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि आप ओवरऑल जितने भी वहाँ पे स्टिमुलस हैं, जैसे कि अभी ऊपर आपने वर्ड हमने यूज किया है सिलेक्टिव स्टिमुलस की बात की है, तो ऑब्जेक्टिव में मे भी कि सिलेक्टिव स्टिमुलस हो और सब्जेक्टिव में ऐसा ना हो। जी, हो सकता है, जी सर, बिल्कुल हो सकता है जी। जैसा कि पहले मुझे नाम नहीं पता जिन्होंने बताया कि साइंटिफिकली अगर प्रूव हो या साइंटिफिकली अगर उसको सही माना जा सके तो वो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर ना माना जा सके तो उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर तो वो चीज ऐसी कोई चीज जिसका आप एग्जैक्ट बता सकते हो या वो एक्यूरेट चीज आप बता सकते हो कि ये चीज एक्यूरेट है। जैसे हम मल्टीपल चॉइस के अंदर हमने एक ही चॉइस उठानी होती है कि उसी वक्त हम उठाते हैं जब हमें पता है कि ये करेक्ट है, ये एक्यूरेट है, ये ठीक है, हर तरह से ये ठीक है, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर ये होता है कि अगर हमें बोला जाता है जी इस टॉपिक पर लिख दें, तो हम उसमें बहुत से एस्पेक्ट बयान कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें बयान कर रहे होते हैं, कोई एक एंगल नहीं हम बयान कर रहे होते। हो सकता है मैं उसको बयान करने का मेरा एंगल डिफरेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पर छोटी सी बात आपको मिसाल देता हूँ, आपने एक्सपीरियंस किया होगा,
जब हम शेर की तशरीह किया करते थे स्कूल के अंदर, तो अब शेर की तशरीह के अंदर कुछ लोग ऐसे होते थे, वो उसको अपने दुनियावी महबूब की तरफ भी लेके जा रहे होते थे, शेर को, तशरीह को। कुछ लोग ऐसे होते थे वो उसको खुदा के साथ जोड़ रहे होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे तशरीह के अंदर वो उसको नबी के साथ जोड़ रहे होते थे। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जा रहे होते हैं। आप इसको कह सकते हैं ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। तो चूंकि इंट्रोस्पेक्शन के अंदर ये बोला गया है कि जी जी सर, ये ओपन सब्जेक्टिव, एंडेड होते हैं क्योंकि ना इसमें कोई वो हद महदूद है, एक ना मुकर्रर हद नहीं होती जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में होती है कि हमने यस और नो में आंसर करना है। तो सब्जेक्टिव जो होता है ना वो ओपन एंडेड होता है, जी इसमें जी जी बता। सही है आप, जी जी ठीक है, मतलब वो उसका कोई भी एस्पेक्ट बयान किया जा सकता है। अब वो इसको इंट्रोस्पेक्शन को उन्होंने बोल दिया सब्जेक्टिव मेथड है। अब वो कहते हैं कि जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं और माइंड के अंदर चीजें चलना शुरू हो गई हैं, अब हम जिस बंदे से पूछेंगे हाँ जी बताओ आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो हो सकता है उसके माइंड में एट अ टाइम 10 चीजें चल रही हूँ। तो वो हो सकता है कि जो पर्सपेक्टिव हम लेना चाह रहे हैं वो ना बयान कर रहा हूँ, वो कोई और ही बयान कर रहा हूँ। वो 10 में से वो चीजें ना बयान करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे कोई और कर दे। एक पर्सपेक्टिव ये था। दूसरा पर्सपेक्टिव ये था कि जो चीज उसको जैसे बयान करनी चाहिए ना वो वैसे नहीं कर रहा, वो किसी और तरीके से ही कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर उसको किसी चीज की थॉट आई है, अब वो थॉट है मतलब कि वो थॉट है बुरी, अब वो उसको अच्छा बना के पेश करना शुरू कर दे। हम तो नहीं उसको साबित कर सकते ना, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है कि हम उसको साबित नहीं कर सकते, वो खुद ही बताएगा। हमें टोटली उस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा उस बंदे पर कि हाँ भी बता क्या तेरे जहन में चल रहा है। तो वो हो सकता है या तो गलत बता दे, हो सकता है वो समझ ही ना पाए, हो सकता है कि वो वाला पर्सपेक्टिव ना बयान करे जो हम चाह रहे हैं, वो कोई और ही पर्सपेक्टिव बयान कर दे। और हमारी मजबूरी ये है कि हमें उसको हमें उसका यकीन करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है कि ये आप साइंटिफिकली आपने जो बोला था वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है कि हो सकता है कि वो उस चीज को समझ ना पाए, कुछ और बता दे, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है कि वो कोई और पर्सपेक्टिव बयान कर दे। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। while won't is typically associated with structuralism, it was actually is a student Edward B. Titchener who influenced the structuralism school of thought school in America। अच्छा, इसके जो स्टूडेंट था ना उसने इन्फ्लुएंस किया था, हमने उस पर भी बात की है कैसे। Many historians believe that Titchener actually misrepresented much of Wundt's original ideas। ये वाली चीज समझने वाली है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना था हिस्टोरियंस का कि टिचनर ने एक्चुअली जो विलियम वुंड के आइडियाज है ना उसने गलत तरीके से पेश किए हैं। उसने किसी और, अब पर्सपेक्टिव की बात आ गई ना, कि उसने किसी और पर्सपेक्टिव में या गलत उसने बयान कर दिए हैं। कुछ लोगों का कहना था, लेकिन ये सही है या गलत ये हमें नहीं पता और हमने इसमें पढ़ना भी नहीं है। हमें जैसी चीजें मिली हैं, हमने चूंकि हमसे पूछी भी वैसे जानी, हम वैसे ही करेंगे। तो कहा जाता है कि उसने गलत रिप्रेजेंट की हैं चीजें। अच्छा, इंस्टेड ऑफ वोंट रेफर टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वॉलंटरिज्म। अच्छा, ये वाला था उसका, मैंने आपको बोला था जो विलियम वुंड ने जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था वो था वॉलंटरिज्म। इसका जो ओरिजिनल नाम है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी, आपके अपने डिस्कशन के अंदर भी पूछा जा सकता है, या आपके पेपर के अंदर भी, कि इसका पहला नाम या पुराना नाम या इसका दूसरा नाम कौन सा था स्ट्रक्चरलिज्म का। तो वॉलंटरिज्म कहेंगे आप। ठीक है, जो विलियम वुड ने दिया था। इसका मतलब क्या था? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। इसका मतलब था माइंड को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस, वॉलंटरिज्म। ठीक है, वो वाला वॉलंटरिज्म नहीं है जो वॉलंटरीली हम काम कर रहे होते हैं या हम खुद ब खुद जो कुछ चीजें कर रहे होते हैं। इसका मतलब था कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, जो पहला नाम है स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म का, बाद में ईबी टिचनर ने उसको नाम दिया है स्ट्रक्चरलिज्म। वो भी आगे हम जाके जब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसमें आपको मजीद एक दफा फिर से आपको पता चल जाएगा। While Titchener's structuralism involved breaking down elements to study the structure of the mind, वो कहते हैं कि ये जो टिचनर है ना, इसने तो बोला था ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रडिक्शन आ रही है। ठीक है, मैंने ऊपर जो बात की है ना कि कुछ हिस्टोरियन ने बोला है कि इसने गलत रिप्रेजेंट किए हैं उसके आइडियाज, यहाँ पर बोला गया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। लेकिन जो टिचनर का स्ट्रक्चरलिज्म है ना, जिस पर टिचनर ने काम किया, उसका क्या कहना था? ब्रेकिंग डाउन द एलिमेंट्स। यहां पर वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन द एलिमेंट्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। ठीक है, अब समझ आई आप लोगों को? यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, तो इसलिए कुछ हिस्टोरियन ने बोला कि इसने गलत रिप्रेजेंट किया, उसने तो वॉलंटरिज्म दिया था जिसका मतलब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, लेकिन ये कहता है कि ब्रेकिंग डाउन द एलिमेंट्स। क्योंकि बाद में और आज तक ब्रेकिंग डाउन वाली ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसी को माना जाता है, तो हम भी इसी को मानेंगे। लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपने डीपली स्टडी किया है या नहीं किया, तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि वुंट ने कौन सा स्कूल ऑफ थॉट दिया था,
बेसिकली उसका नाम क्या था, वॉलंटरिज्म। अगर आपसे जनरल पूछा जाए कि हाँ जी वुंट ने कौन सा स्कूल ऑफ थॉट दिया था, तो फिर आप पहले बताएंगे कि बेसिकली कहा जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म उसका स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म का जो नाम उसने विलियम वुंट ने दिया था वो वॉलंटरिज्म है। फिर आप यहाँ पर आपने रुक जाना है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, फिर आप वो आपसे पूछेगा जी वॉलंटरिज्म और इसमें क्या फर्क है, ये नाम डिफरेंट क्यों है, तो फिर आप बताओगे कि वॉलंटरिज्म का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, जबकि जो स्ट्रक्चरलिज्म टीचर ने दिया है उसका मतलब है ब्रेकिंग डाउन द एलिमेंट्स। अब वो यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर वो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था, हाँ कि ये वाला ऐसा क्यों हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म ने ऐसा क्यों दिया है, तो आप कहेंगे जी हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि टीचर ने कुछ उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं विलियम वुंट के वो मिस रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, आप ये कह के आगे बढ़ जाएंगे, अब इससे आपका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा जाएगा कि यार बच्चे ने या बच्ची ने बहुत अच्छा या डीपली स्टडी किया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बोली थी यहाँ पर, एक और बंदा, हाँ जी ब्लू मैंथल इसने 1980 इसने अब अच्छे जब इसने रिसर्च की तो इसने 1978 के अंदर इसने देखा, ही नोटेड दैट वुंड्स अप्रोच वाज एक्चुअली मच मोर होलिस्टिक। इसने बोला कि जो इसकी अप्रोच है ना वो होलिस्टिक है, जो विलियम वुड ने अप्रोच दी है ना वो होलिस्टिक है। अब होलिस्टिक क्या होता है, मैंने वो भी 7 कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डीलिंग विद आर ट्रीटिंग द होल ऑफ समथिंग और समवन एंड नॉट जस्ट अ पार्ट। उसने बोला है ब्लूमेंथल ने कि जो वुड ने इसकी अपनी अप्रोच दी ना वो होलिस्टिक है, वो पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखता। उसने बोला है कि हम ऑर्गेनाइज करके देखेंगे चीजों को, जबकि जो टीचर है इसने बोला है कि हम पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्शंस आपको मिलती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम देखेंगे वही जो हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डीपली जाके चीजों को निकाला है मैंने, तो मैंने कहा आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, वुंट आल्सो एस्टैब्लिश द साइकोलॉजी जर्नल फिलोसफिकल स्टडीज, ये विलियम वुड ने ये जर्नल मतलब डेवलप किया था अपना। ठीक है, उसके बाद इन 2002 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी वुंट वाज रैंक्ड एट नंबर 93। जो 2002 में रैंकिंग जारी हुई है उसके अंदर विलियम वुंट का जो इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट के अंदर नंबर आता है वो है 93। 20th सेंचुरी के जो इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट है वो है 93 उसका नंबर। जी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं जल्दी से, टाइम हमारा 5 मिनट ज्यादा हो गया, निकालें इसमें से क्वेश्चन, निकालें जल्दी से। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? तो जी बोल सर, ही नहीं रहा। क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर हो गया? कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। अरूसा, हफ्सा, हॉलिस्टिक को मुबशरा। मुझे जरा सा डिटेल में बता दें, हॉलिस्टिक बिकॉज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इसको लेकर। अच्छा, होलिस्टिक में देखे ना मैंने डेफिनेशन लिखी, डीलिंग विद और ट्रीटिंग द होल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को ओवरऑल देखना, उसको मुकम्मल करके देखना, उसकी मुकम्मल फॉर्म में देखना। जैसे कि ऊपर वॉलंटरिज्म के ऊपर हमने वॉलंटरिज्म की जब हमने डेफिनेशन देखी है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, ऑर्गेनाइज करके उसको एज अ होल देखना। ठीक है, ये वाली चीज, जबकि ये उसका ना मतलब कि कंट्राडिक्शन बता रहा है ना एक बंदा, कि जो टीचर ने दिया है वो तो कहता है कि ब्रेकिंग डाउन इनटू एलिमेंट्स, लेकिन जबकि वुंट ने जो ओरिजिनल इसकी अप्रोच दी है या ओरिजिनल उसका कॉन्सेप्ट है वो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि वो ओवरऑल चीजों को देखता है, एक होल की फॉर्म में देखता है, कंप्लीट करके देखता है चीजों को। जबकि टीचर ने बोला कि हमने इसको ब्रेकिंग डाउन इनटू एलिमेंट्स, इसको ब्रेक डाउन करके देखना है। ये वाली चीज है, किसी चीज को एज अ होल देखना, वो होलिस्टिक है। ओके सर, समझ में आ गया। जी, आई थिंक और किसी का क्वेश्चन नहीं है। सादिया खान, आपका कोई क्वेश्चन? सोनिया यूसुफ, नताशा। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन निकाला करें, आप लोग क्वेश्चन नहीं निकालते। मुझे कभी आप लोग कोई पढ़ाए, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। चलें ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी हो तो आप ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, सर, इन नो दोनों के इशू। कॉन्सेप्ट्स में से वॉन्ट के और टेक्नर के, इन दोनों में से किसको ज्यादा बेटर माना जाता है? किसमें? इन दोनों, जो इसका स्टूडेंट है टिश्नर और ये वॉन्ट, इन दोनों में से किसको ज्यादा बेटर माना जाता है? स्ट्रक्चरलिज्म बाद में ना, जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट इसने दिया ना, ये भी टीचर ने, उसको बहुत ज्यादा माना गया है। जो उसका अपना कॉन्सेप्ट था वो तो दब गया था बाद में। ठीक है,
वो आपने कभी नहीं सुना होगा वॉलंटरिज्म, आपने कितना अर्सा साइकोलॉजी पढ़ी, कभी नहीं वॉलंटरिज्म सुना होगा। शॉज नादर मैंने भी सुना, जितनी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, ये मैंने खुद उसको डीपली स्टडी किया तो मुझे पता चला इसकी ओरिजिनल अप्रोच कौन सी थी। तो टिचनर का काम ही आज तक देखा जाता है, टिचनर को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसने इसकी चीजें बाद में रिलेट करती गई ना। फिर फंक्शनलिज्म आ गया, फंक्शनलिज्म ने फिर बाद में बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, उसके बाद साइकोएनालिसिस, फिर आगे चलता गया काम। तो बेसिकली इसके बाद जो स्ट्रक्चरलिज्म ने बहुत से आगे ना काम, फ्यूचर जो रिसर्चेस हैं उसके लिए बहुत हेल्प की थी। तो आई थिंक हमारा अभी और किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अगर हुआ तो ग्रुप में पूछ लें। तो आई होप कि आज आपको, सॉरी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आप हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो मतलब ये मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं, क्योंकि एक दो बुक्स थी जैसे कि अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी और एक दूसरी वाली भी थी, तो क्या उसका मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है या वो हमें अलग से ये पढ़नी मैं जी ये मैंने आपको जो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वो अलग से पढ़ाई जाएगी। ये मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा रहा हूँ, ये वाले जो स्कूल ऑफ थॉट्स के हमारे नोट्स बने हैं, ये डिफरेंट बुक्स को भी कंसल्ट किया गया है, गूगल से डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनको भी कंसल्ट किया गया है, ठीक है। तो वो जो आप कह रही हो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, वो आपको अलग से पढ़ाई जाएगी, वो मैम अक्सर पढ़ाएंगी आपको, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। चलिए ये ठीक स्कूल, है। हाँ जी चलें ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई इशू हो तो आप बता दीजिएगा बाद में। चलें ठीक है, एंड करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।